हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष मिश्रा। आज मैं आप लोगों को ब्लड रुधिर के बारे में अच्छे से बताऊंगा। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। मैं वादा करता हूं कि रुधिर संबंधित आने वाले सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। परंतु रुधिर के पहले आप परिसंचरण के बारे में जानिए, सर्कुलेशन के बारे में, क्योंकि परिसंचरण के अंतर्गत ही हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। तो परिसंचरण, जिसे इंग्लिश में सर्कुलेशन कहा जाता है। अब परिसंचरण किसे कहते हैं? तो शरीर की हर कोशिका को प्रत्येक सेल को, शरीर की हर कोशिका को आवश्यक पदार्थ एवं ऑक्सीजन पहुंचाने तथा अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को परिसंचरण कहते हैं। परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए विलियम हार्वे को फादर ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम, परिसंचरण का पिता कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम 4 टॉपिक का अध्ययन करते हैं। ब्लड, जो आज हम आप लोगों को बताएंगे। दूसरा कौन सा टॉपिक है? हृदय। तीसरा रुधिर वाहिनियाँ। चौथा लसिका। अब आते हैं रुधिर, ब्लड पर। रुधिर संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुधिर कौन सा ऊतक है? तो रुधिर एक संयोजी ऊतक है। इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच 7.5 होता है, इसलिए यह हल्का सा क्षारीय होता है। यह शरीर के भार का 7 से 8% भाग होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर का स्वाद नमकीन होता है। अब आते हैं रुधिर के भाग पर। रुधिर 2 भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु या रुधिर कणिकाएँ। प्लाज्मा 55 से 60% होता है रुधिर का, और रुधिर कणिकाएँ 40 से 50% भाग होती हैं। अब आते हैं प्लाज्मा पर। तो प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। बचा 8 से 10%, तो 8 से 10% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? NaCl, NaSO3, NaCl में सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या पाया जाता है इसमें? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है? प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, इनका दोनों का कार्य क्या होता है? ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में कार्य करते हैं। जब कहीं बॉडी में चोट लग जाती है, जब खून बहने लगता है, तो ये दोनों ब्लड को थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। और हिपेरिन का कार्य रहता है कि ये ब्लड शरीर में कहीं ब्लड ना जमे। तो हिपेरिन जो होता है शरीर में कहीं थक्का ना जम पाए शरीर के अंदर, इसलिए हिपेरिन इसमें काम करता है। यह ब्लड का थक्का जमने नहीं देता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ग्लूकोज आदि सब किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा पे। अब आते हैं रुधिराणु या रुधिर कणिकाएँ। रुधिर कणिकाएँ 3 भागों में बांटी गई हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC को हिंदी में लाल रक्त कणिका, WBC को श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं। WBC 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट की हिंदी में कण कोशिका, एक ग्रेनुलोसाइट्स को अकण कोशिका। तो कण कोशिका 3 प्रकार के होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। कौन कौन? एसिडोफिल्स, जिसको इओसिनोफिल्स भी कहा जाता है। दूसरा बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और एग्नोसाइट्स में 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो रुधिर कणिकाओं में हमें इन्हीं सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करना है। अब आते हैं RBC पे, जिन्हें इंग्लिश में रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस RBC कहा जाता है। इनका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC का दूसरा नाम क्या है? तो इरिथ्रोसाइट्स है। तो इनकी RBC की आकृति कैसी होती है? तो इनकी आकृति उभयावतल होती है, बाइकनकेव शेप। उभयावतल कैसे? क्योंकि RBC जो होती है गोल, छोटी छोटी गोल गोल और दोनों ओर से बीच में दबी हुई होती है, इसीलिए इसे उभयावतल शेप या आकृति कहा जाता है। RBC में केंद्रक नहीं होता। इनकी संख्या कितना होती है? इनकी संख्या 4 से 5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। इनका जीवन काल कितना होगा? 120 दिन। इनका निर्माण, RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल अस्थिमज्जा, रेड बोन मैरो में होती है। रेड बोन मैरो हाथों और पैरों में जो जहाँ लंबी हड्डियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर रेड बोन मैरो होता है। वहीं पर ये सिंथेसाइज होती हैं, इनका निर्माण वहीं होता है RBC का। इनका कार्य क्या होता है RBC का? तो RBC में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी के कारण इसका रंग, रुधिर का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रूप ले लेंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कोशिका में जाएंगे, कोशिका को
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन दे देगा और वहाँ से कोशिका से जो सजीव पदार्थ निकला है कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक पदार्थ उसे ले लेगा। तो जब हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का रूप ले लेगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लाएगा, फेफड़े में छोड़ देगा और हम फेफड़ा के द्वारा सांस के द्वारा उसे बाहर निकाल देंगे। और फिर जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन आएगा अंदर, तो फिर हीमोग्लोबिन ब्लड में रहेगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जिससे क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कोशिका में लाएगा और कोशिका में ऑक्सीजन दे देगा। फिर वहाँ से फिर कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लाएगा, फेफड़े में छोड़ देगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन कोशिका को ले जाएगा हीमोग्लोबिन और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लाकर फेफड़े में छोड़ देगा। ऐसी ही प्रक्रिया चलता रहता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता रहता है। अब आते हैं WBC पर, श्वेत रुधिर कणिकाएँ पर। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये रंगहीन होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या 5000 से 9000 प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। इनका जीवन काल 10 से 13 दिन तक होता है। WBC 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट मतलब कण कोशिका और अकण कोशिका। ग्रेनुलोसाइट्स 3 प्रकार के होते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट्स लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। एसिडोफिल्स WBC में 3%, बेसोफिल्स 1%, न्यूट्रोफिल्स 60%, लिम्फोसाइट्स 30%, मोनोसाइट्स 6% पाए जाते हैं। अब आते हैं ग्रेनुलोसाइट्स मतलब कण कोशिका पर। पहला है एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स। यह WBC का 3% होती है। ये शरीर के प्रतिरक्षण तथा संवेदनशीलता का कार्य करती हैं। इनकी अधिकता होने से इओसिनोफिलिया हो जाता है, इओसिनोफिलिया रोग हो जाता है। दूसरा है बेसोफिल्स। इनकी संख्या कितनी होती है WBC की? 1% होती है। इनमें केंद्रक 2-3 खंडों में बना होता है। ये एलर्जन के संपर्क में आते ही बेसोफिल जो होता है हिस्टामिन स्रावित करता है, जिससे एलर्जी हो जाती है और राइनिट्स एवं दमा के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। किसे? बेसोफिल से। तीसरा है न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रोफिल्स में इनकी संख्या कितनी होती है WBC में? 60% होती है। ये जीवाणु तथा अन्य बाहरी पदार्थों को नष्ट करती हैं। अब दूसरा है अकण कोशिका, एग्रेनुलोसाइट्स। इनकी कोशिकाओं में कोशिका द्रव में कण नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें अकण कोशिका कहते हैं। इनका निर्माण लसिका ग्रंथियों द्वारा होता है। केंद्रक बड़ा तथा एक पिंड का बना होता है। अकण कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। पहला है लिम्फोसाइट्स। ये WBC का 30% भाग होती हैं। ये इनका कार्य क्या है? ये एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षियों को बनाती हैं तथा इनकी वृद्धि को उत्तेजित करती हैं। कौन? लिम्फोसाइट्स। दूसरा है मोनोसाइट्स। ये WBC के 6% भाग होती हैं। ये शरीर में भ्रमण करते हुए हानिकारक जीवाणुओं और रोगाणुओं को भक्षण करती हैं। तो WBC का मेन कार्य क्या हुआ? जो भी हानिकारक रोगाणु आते हैं शरीर के अंदर, उनको ये सब मार देती हैं, किल कर देती हैं। इनमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनको परसेंटेज ऑर्डर में लिखिए, कि जिसे नीचे दिया हुआ है कि NLMAB। N मीन्स न्यूट्रोफिल्स जो 60% पाया जाता है, L लिम्फोसाइट्स 30%, M मोनोसाइट 6%, A एसिडोफिल्स 3%, B बेसोफिल्स 1%। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में परसेंटेज ऑर्डर के रूप में पूछा जाता है क्वेश्चन। अब आते हैं प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनका जीवन काल मात्र 1 सप्ताह तक होता है। इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीलीटर होती है। इनका कार्य क्या होता है? ये रुधिर का थक्का बनाती हैं, जिससे रक्तस्राव रुक जाता है तथा कटे हुए स्थान पर रुधिर के थक्के से ढककर जीवाणु तथा धूल आदि से सुरक्षित हो जाता है। तो इनका मेन कार्य हुआ शरीर के कटे हुए स्थान पर रुधिर का थक्का जमाना, जिसके कारण रुधिर का बहना बंद हो जाता है। अब आते हैं रुधिर के कार्य पर। तो रुधिर का कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कोशिका तक पहुंचाता है। कोशिका को ऑक्सीजन देगा, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में फेफड़े में लाएगा। तो ऐसे परिवहन मतलब करता रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इनका दूसरा कार्य है भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। जब हम लोग भोजन करते हैं तो जो पोषक पदार्थ होते हैं शरीर के प्रत्येक अंग तक ब्लड के द्वारा ही भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है। तीसरा है उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। अब जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया आदि का
यूरिया जो है किडनी तक पहुंचा देगा ब्लड। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े तक पहुंचा देगा। तो मतलब जितने भी उत्सर्जी पदार्थ, हानिकारक पदार्थ रहते हैं, उनका ये परिवहन जहाँ जहाँ से उत्सर्जी पदार्थों का बाहर निकलना होता है वहाँ तक ये पहुंचा देता है ब्लड। तीसरा है हार्मोन का परिवहन, जो शरीर का ताप का नियंत्रण भी करता है ब्लड। और रक्तस्राव का रोकना, जल संतुलन, शरीर की सफाई आदि रुधिर के प्रमुख कार्य हैं। अगर अब भी कोई रुधिर से संबंधित कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा। धन्यवाद।